हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत में जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कैसी प्रोग्रेस हुई है, जो वृद्धि हुई है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वाला चैप्टर चल रहा है हमारा। इसमें हम देखेंगे कि 1973-74 में इसमें हमें आलेख दे रखा है। इसमें प्राथमिक, तृतीयक और द्वितीयक जो क्षेत्र हैं उससे सकल घरेलू उत्पाद कितना हमें मिलता है। जीडीपी शो करी हुई है इसमें। इस आलेख में जीडीपी शो हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद। हमारे देश में पैदा होने वाली, तीनों सेक्टर्स में पैदा होने वाली वस्तुओं का जो कुल मूल्य है वो दिखाया गया है, कंपैरिजन किया गया है इसमें। 1973 और 74 में कौन सा क्षेत्र पहले स्थान पर था, कौन सा दूसरे, कौन सा तीसरे। तो 1973-74 में हमारा जो कृषि क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र पहले नंबर पे था, सेवा क्षेत्र दूसरे और उद्योग तीसरे नंबर पे थी। लेकिन 40 सालों बाद 2013-14 में हम ये उल्ट गई, तस्वीर उल्टी हो गई। जो हमारा प्रथम स्थान पे प्राथमिक क्षेत्र था वो थर्ड पे चला गया, जो हमारा थर्ड पे था वो सेकंड पे चला गया, जो सेकंड पे था वो फर्स्ट पे चला गया। मतलब 40 सालों में तीनों क्षेत्र हैं उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले वाला तीसरे स्थान पे चला गया, दूसरे वाला पहले पे आ गया और जो तीसरे स्थान पे था वो दूसरे पे आ गया। और इस तरीके से हम आगे इसके थोड़े क्वेश्चन भी दे रखे हैं। ऐसे ही आपके प्रश्न पत्र में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू के रूप में। इसमें हमने देखा है कि प्राथमिक क्षेत्र का हमारा ब्लू है और रेड वाला द्वितीय क्षेत्र है और ग्रीन वाला तृतीय क्षेत्र शो करा हुआ है। तो इसमें इस आलेख में से कुछ प्रश्न है। 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था? तो ब्लू वाला है बड़ा। इन तीनों में, तीनों क्षेत्र का इनमें से ब्लू वाला बड़ा है। तो ब्लू वाला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र हमारा 1973-74 में सबसे बड़ा क्षेत्र था। और 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था? इसमें देखो ये ग्रीन वाला बड़ा है। 2013-14 में ग्रीन वाला बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था, यानी कि सेवा क्षेत्र। 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र। 2013-14 40 साल बाद कौन सा आ गया सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बन गया? जो दूसरे स्थान पे सेवा क्षेत्र था वो अब 2013-14 में कहां पे आ गया? फर्स्ट पे, प्रथम पे। क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक समृद्धि हुई है? सबसे ज्यादा अधिक समृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र को, जिसको हम तृतीय क्षेत्र को भी कहते हैं। अब देखो पहले कितना छोटा था, अब कितना बड़ा हो गया है। मतलब हमारी जीडीपी पहले 5 लाख रुपए थी, लेकिन 40 सालों में तीनों क्षेत्र से मिलकर जो जीडीपी आने लगी वो 5 करोड़ 5 लाख रुपए हो गई है। तो बहुत ज्यादा फर्क आया है जीडीपी का। अब देखो कितना बड़ा, कितना फैल गया है। पहले वो ये हमारी ये जो बना रखा है इन्होंने 5 लाख का बना रखा है, ये वाली चीजें जो डिफरेंस है, तो ये आधा भी नहीं था, 5 लाख भी नहीं था इसका। मतलब तीनों क्षेत्र का ही जो जीडीपी था वो 5 लाख आ रहा था। लेकिन अब ये वाला क्षेत्र की, ओनली सेवा क्षेत्र की देखो कितनी बड़े स्थान में फैल गया है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ की है वो हमारे तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र ने की है। इसका क्या कारण है? जो बड़े क्वेश्चनों में आए, अभी तो आएगा नहीं लेकिन एमसीक्यूज में ही आएगा। तो तृतीय क्षेत्र ने सबसे ज्यादा वो कही है, 40 सालों में वृद्धि इसमें हुई है। और इसने क्या करा? 2013-14 में इसने प्राथमिक क्षेत्र का की जगह ले ली। 73-74 में पहले स्थान पे प्राथमिक था, तो उसकी 2013-14 में उसकी जगह किसने ले ली? तृतीय क्षेत्र ने। और अब हम पढ़ते हैं कि जो तृतीय क्षेत्र है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है। हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं, जिन सेवाओं के बिना हमारी जिंदगी चलेगी नहीं, रुक सकती है, क्योंकि अब ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, लोगों का जो जीवन है
वो ज्यादा व्यस्त आ गई है, मतलब काम काज, लोग ज्यादा फ्री नहीं है, लोगों की जिंदगी में ज्यादा खालीपन नहीं है, सारा दिन उनका कोई ना कोई काम लगा रहता है। तो ये जो सारी सेवाएं जो तृतीय क्षेत्र देता है, इससे लोगों की जिंदगी थोड़ी सी आसान हुई है। तो लोग मतलब जिन लोगों को अपनी जिंदगी में हर समय आजकल ज्यादा पोल्यूशन वगैरह हो गया है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी इतना साफ सुथरा नहीं है। तो हर को व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे नहीं है कि स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ में है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सबके साथ चलता रहता है, जिसके कारण लोगों को हॉस्पिटल अस्पताल भी जाना पड़ता है। और आजकल पहले होते थे कि लोग नहीं भी पढ़ते थे, काम चल जाता था, लेकिन आजकल सबको पढ़ना है, सबको अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। शैक्षिक संस्थाओं के साथ रोज लोगों का वाह पड़ता है। डाकतार पहले, अब भी लोग पत्र भेजते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं उसके द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। थाना कचहरी की भी जरूरत, ज्यादा पॉपुलेशन है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, थाना कचहरी की लोगों को जरूरत पड़ती रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में भी अब गाँव को अच्छी तरीके से चलाने के लिए वो मतलब सरकार बनती है या कुछ ऐसी संस्था बनती है जो पूरे गांव के विकास को देखती है। ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय नगर निगम शहरों के विकास को देखती है। रक्षा के काम भी इसी में आते हैं। देश की रक्षा जो करने जाते हैं लोग, जब सेना में भर्ती होते हैं, बहुत सारे, आजकल जितना बड़ा देश हो गया उतने ज्यादा सैनिक चाहिए। परिवहन, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र की बनी हुई वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए तृतीय क्षेत्र ही परिवहन की व्यवस्था देता है। गाड़ियों द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह लोगों तक सामान पहुंचाया जाता है, जो किसान या उद्योगपति बनाते हैं। बैंक लोगों को लोन की व्यवस्था देते हैं। लोग अपना ज्यादा पैसा बचा के भी बैंक में रख सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। बीमा कंपनियां लोगों को मतलब लोग बीमा करवा सकते हैं, अगर किसी के साथ अनहोनी हो जाए तो बीमा कंपनी व्यक्ति की मौत के बाद अगर थोड़ा थोड़ा करके कोई व्यक्ति अपना बीमा करवाता है, तो अगर उसकी डेथ समय से पहले हो जाती है तो उसकी फैमिली को पैसा मिलता है। तो ये ऐसी तृतीय क्षेत्र जो सेवाएं दे रहे हैं, वो हमारी जिंदगी को बहुत बड़ी सपोर्ट देती है। लोगों की जिंदगी मतलब इन्हीं सेवाओं के सहारे चल रही है। मेरे ख्याल से इसीलिए ही जो तृतीय क्षेत्र है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ये आप लोगों को भी पता होगा कि ये जितनी सेवाएं आपने तृतीय क्षेत्र में दी, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तारा, तो संचार के साधन, टेलीफोन वगैरह भी इसी में आ गए हैं। तो किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी, क्योंकि जो विकसित हो चुके हैं तो वहाँ प्राइवेट भी ये संस्था वो चलती हैं सेवाएं, लेकिन जो जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में ये सेवाएं ज्यादा सरकार ही देती है। आपको पता, सरकारी अस्पतालों में ज्यादा लोग जाते हैं, और सरकारी स्कूलों में भी। कोर्ट कचहरी तो होता ही सरकार का है। ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय भी सरकारी करती है, इसका नगर निगम का भी, रक्षा का भी। सरकारी बसें वगैरह चलती हैं लोगों को एक जगह। बैंक भी सरकारी होते हैं, कुछ ही प्राइवेट होते हैं, लेकिन और बीमा कंपनियां प्राइवेट भी चलती हैं, सरकारी भी चलती हैं। तो ये सरकार, ये सारी सेवाएं मनुष्य की जिंदगी को चलाने में, आसानी से चलाने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। इन सेवाओं के बिना लोगों की जिंदगी अधूरी है। इसलिए तृतीय क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसका हो गया। आगे चलते हैं। आर्थिक विकास की समझ। पहले क्यों महत्व, पहली बात तो ये है कि जो सेवाएं देता है, जो प्रथम बात है कि जो भी अनेक सेवाएं जो देती है वो व्यक्ति की जिंदगी को चलाने में हेल्पफुल है, सहायक है। उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती उन सेवाओं के बिना, इसलिए तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। हमें इतना पता है कि जो लोग प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र में वस्तुएं पैदा करते हैं, उन वस्तुओं को मार्केट तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए
गाड़ियों की व्यवस्था कौन करता है? तृतीय क्षेत्र करता है। और उन वस्तुओं को मतलब कुछ लोग किसानों और उद्योगपतियों से वस्तु खरीद के फिर मार्केट में जाके खरीदते हैं। व्यापार की व्यवस्था भी तृतीय क्षेत्र देता है। वो लोग जो ना तो द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं ना तृतीय उसमें करते हैं, प्रथम में करते हैं, लेकिन प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की बनी हुई वस्तुओं को दूसरे लोगों तक मतलब किसान और उद्योगपति से खरीद के लोगों तक पहुंचाते हैं। वो भी एक, पहले भी मैंने ऊपर बताया था आपको, व्यापारी भी सेवा देते हैं। भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। और जब अब तो बहुत तेजी से दोनों क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो वस्तुएं जितनी देश के अंदर जरूरत होती है उससे भी ज्यादा पैदा की जाती है। तो इसलिए उनको स्टोर करके रखने की, भंडार करके रखने की मतलब जो बढ़ जाती है चीज, ज्यादा पैदा होती है, उसको ऐसा गोदाम चाहिए होता है जहां पर उसको स्टोर करके रखा जा सके। तो वो सुविधा भी तृतीय क्षेत्र देता है। तो कृषि उद्योग का विकास, जितना ज्यादा विकास होगा तृतीय क्षेत्र उतना ज्यादा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का जितना ज्यादा विकास होगा उससे दुगना तिगुना मेरे ख्याल से इसका तृतीय का होगा। क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता कौन देता है? तृतीय क्षेत्र। वो वस्तुएं बना तो लेते हैं, लेकिन उन वस्तुओं को उन लोगों तक पहुंचाना जिनको उन वस्तुओं की जरूरत है, वो तृतीय सेक्टर ही करता है। जितना अधिक होता है ऐसी सेवाओं की मांग, उतनी ही अधिक होगी। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का जितना विकास ज्यादा होगा उतना तृतीय क्षेत्र की सेवाओं की ज्यादा जितनी मतलब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जितनी ज्यादा वस्तुएं उत्पादित होंगी उतनी तृतीय क्षेत्र की सेवाओं की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात क्या है? जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई वस्तुओं सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आज आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हो। मतलब इतना ही नहीं है कि अगर द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुएं ज्यादा पैदा होती हैं तो उतना तृतीय क्षेत्र का दुगना तिगुना विकास होता है, वो तो होता ही है। प्लस तीसरी बात ये है कि जैसे जैसे लोगों की क्योंकि अब पहले ओनली प्राथमिक क्षेत्र था, फिर जब उद्योग लोगों ने लगा लिए तो दो क्षेत्र का गया, दो क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलने लगा। अब दोनों इन क्षेत्रों के कारण एक तीसरा क्षेत्र पैदा हो गया, तो सभी लोगों को रोजगार मिल रहा था जिससे उनकी आय बढ़ रही है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो लोग अपनी जिंदगी में थोड़ा सा खाली समय में कुछ ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको खुशी मिले। तो वो क्या करते हैं, आय बढ़ने से लोग घूमने, पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, अच्छी मतलब अपने पहनने खाने की अच्छी वस्तुएं खरीदने के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। तो अच्छी फैसिलिटी ढूंढते हैं। चाहे हमें पता है कि निजी हॉस्पिटल इतना वो नहीं देते, मतलब कॉस्टली देते हैं सेवा, लेकिन फिर भी जैसी आय बढ़ती है लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, निजी हॉस्पिटलों में जाते हैं। और सरकारी विद्यालय में ना पढ़ा के लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं और अपना जो भी वो अपना काम कर रहे होते हैं उसकी और अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, द्रुत परिवर्तन को जैसे ही लोगों की आय बढ़ती है, पहला तो ये है कि जो तृतीय क्षेत्र सेवाएं देता है वो व्यक्ति के जीवन को ज्यादा और अच्छा बनाती हैं। तो उनके बिना आज लोग नहीं जी सकते, इसलिए भी उसका महत्व बढ़ रहा है। नंबर दो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है लोगों की खाने पीने की वस्तुओं की भी डिमांड और बाकी वस्तुएं जो पहनने की होती हैं उन जो उद्योगों में बनती हैं उनकी भी डिमांड बढ़ रही है। तो जैसे ही प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में ज्यादा विकास होगा तो तृतीय क्षेत्र उससे ज्यादा बढ़ेगा। तीसरी बात यह है कि जैसे तीन क्षेत्र हो गए, तीनों क्षेत्रों में काम करने के कारण लोगों की आय बढ़ रही है। जैसे ही लोगों की आय बढ़ती है तो बड़े बड़े शहरों में लोग क्या करते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में घर का मतलब किसी टाइम फ्री होते तो रेस्टोरेंट में खाते हैं, घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में न जाके प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी अस्पताल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और अपनी जो भी वो जॉब करे उसकी अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं। ये बड़े बड़े नगर है, वहाँ शहर है, वहां पर ऐसा परिवर्तन देखा गया है।
और चौथी बात कि जो हमारा तीसरा सेक्टर उसका महत्व क्यों बढ़ रहा है। चौथी बात यह है कि विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे। आपको पता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे कंप्यूटर वगैरह आ गए हैं, टेलीफोन आ गए हैं, तो कुछ नवीन सेवाएं हैं जो हर कोई लेना चाहता है। तीसरा सूचना और संचार के जो साधन है जैसे टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनका इस्तेमाल लोग ज्यादा करने लगे हैं। इसके कारण भी मेरे ख्याल से तृतीय, लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। संचार और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी परदा, टेलीफोन, टीवी, कंप्यूटर के आ जाने से भी तीसरे जो सेक्टर है उसकी महत्व बड़ा है, क्योंकि लोग इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहते हैं, चाहे वो खरीद ना सके, लेकिन कैसे भी, चाहे उनको ऋण लेकर ये चीजें खरीदनी पड़े, वो फिर भी खरीद रहे हैं। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह से लोगों को नियोजित करते हैं। अगर अंत में हम ये कहेंगे कि हमें याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में, मतलब बहुत सारी सेवाएं देता है सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र में सभी सेवाओं का एक समान जो वृद्धि है वो नहीं हो रही। कुछ सेवाएं ज्यादा, जैसे परिवहन ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे डाकतार भी इसमें आता है, लेकिन डाकतार का लोग ज्यादा इस्तेमाल ना करके अब टेलीफोन, कंप्यूटर वगैरह का, इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी है। तो कुछ सेवाएं हैं जो तृतीय क्षेत्र की वो ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन सारी सेवाओं का इक्वल वृद्धि नहीं हो रहा। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह से लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल शिक्षित श्रमिकों की रोजगार मिलता है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है, मतलब वो सेवाएं जिसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं वो एक तो पूरे ट्रेंड चाहिए और एक पढ़े लिखे चाहिए। मतलब उन सेवाओं का ज्यादा फैलाव नहीं हो रहा जिसमें पढ़े लिखे और ट्रेंड श्रमिकों की जरूरत है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। मतलब जैसे किसी ने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो इन सेवा जहाँ पर ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, वहां पर लोग कम जा रहे हैं। और दूसरी ओर जैसे छोटी दुकानें, मरम्मत करने के कार्य, टेलीफोन, टीवी वगैरह जो जहाँ मरम्मत होती है, जहाँ दुकानें ज्यादा खोल रहे हैं लोग, जहाँ ऑटो वगैरह ज्यादा चला रहे हैं लोग, पढ़ाई लिखाई वाले पढ़ लिख के जो जॉब मिलती है सेवा तीसरे सेक्टर की उसमें नहीं जा रहे। छोटे मोटे जो सेवाएं हैं उनमें ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं। मतलब अगर वो पढ़ लिख के ट्रेनिंग लेके नहीं ऐसे कार्य में नहीं जा रहे जहाँ ज्यादा पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो मरम्मत कार्यों में लगे हुए हैं या परिवहन में लगे हैं, तो इससे उनको कम कमाई होती है, जिसके कारण वो अपना जो जिंदगी है वो मुश्किल से उसका निर्वाह करते हैं। और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। अगर वो छोटे मोटी दुकानों पे मरम्मत कार्य कर रहे हैं तो उसका कारण ये है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए उनको वही काम करना पड़ रहा है, चाहे उससे उनकी जिंदगी ढंग से नहीं चल रही। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में, सेवाएं बहुत हैं जिन सेवाओं के कारण जिंदगी चल पानी मुश्किल है तृतीय क्षेत्र की सेवाओं में, लेकिन इसमें छोटी मोटी सेवाएं जो मरम्मत कार्य या परिवहन या दुकान चलाना है, इसमें लोग ज्यादा लग रहे हैं, जबकि जहाँ पढ़ाई लिखाई ज्यादा और ट्रेनिंग की जरूरत है वहां पर लोग कम जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र का में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन सारी जो सेवाएं तृतीय क्षेत्र दे रहा है उन सारी सेवाओं की एक जैसी वृद्धि नहीं हो रही। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, ज्यादातर लोग कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। आलेख 2 सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों को की प्रतिशत हिस्सेदारी बहुत
हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रफलों के बदलते महत्व को प्रत्यक्षतः देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र आगे देखते हैं। ऊपर इसमें आलेख में क्या दिखा रखा है, रोजगार के क्षेत्रफलों की हिस्सेदारी। तो ये ब्लू वाला आपको पता प्राथमिक क्षेत्र है, रेड वाला द्वितीय क्षेत्र का है, ग्रीन वाला क्या है, तृतीय का। ये द्वितीय तृतीय। तो पहले 1917-78 में क्या था कि सेवा हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है वो 71% लोगों को रोजगार दे रहा था। जो रोजगार था उसका 71% रोजगार कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र दे रहा था। उद्योग ओनली 11% लोगों को दे रहे थे और 18% दे रहा था सेवा क्षेत्र। फर्स्ट पे प्राथमिकता, द्वितीय पे सेवा क्षेत्र, तृतीय पे रोजगार देने के मामले में। लेकिन 2017-18 में जाके जो 71% दे रहा था वो 44 हो गया, जो 18% दे रहा था वो 31% हो गया, जो 11 दे रहा था वो 25% हो गया। मतलब जो प्रथम पे था तो थोड़ा फर्क। रोजगार देने के मामले में अब भी कृषि क्षेत्र के ही ज्यादा रोजगार दे रहा है और सेवा क्षेत्र रोजगार के मामले में वही चल रहा है, वही सिनेरियो चल रहा है जो पहले चल रहा था। पहले भी प्राथमिक क्षेत्र ही ज्यादा दे रहा था, अब भी प्राथमिक ही दे रहा है। दूसरे नंबर पे रोजगार देने में सेवा क्षेत्र था, अब भी वही है। और तीसरे नंबर पे उद्योग दे रहे हैं लोगों को रोजगार। रोजगार के मामले में और जीडीपी के मामले में आपने देख लिया कौन बड़ा हो गया। पहले वो उसमें बहुत ज्यादा चेंज आया 40 सालों में, लेकिन रोजगार के मामले में तो सेम चल रहा है। अभी भी प्राथमिक क्षेत्र ही ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। हमने देखा है सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है आलेख 2। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलते महत्व को प्रत्यक्षतः देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में के से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, मतलब कि जीडीपी के मामले में तो उल्टा हो गया। हमने ऊपर देखा था कि सेवा क्षेत्र के पहले पे आ गया 40 सालों बाद, और कृषि जो पहले पे था 73-74 में वो थर्ड पे आ गया। लेकिन रोजगार के मामले में अभी भी प्राथमिक क्षेत्र ही ज्यादा रोजगार दे रहा है लोगों को। तो इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय के क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। अगर अभी भी पहले भी 40 साल पहले भी प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा रोजगार दे रहा था तो अब भी वही रोजगार दे रहा है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से जीडीपी हो सकता है ज्यादा आ सकती है, लेकिन अभी भी रोजगार के अवसर ज्यादा नहीं बढ़े हैं दूसरे और तीसरे क्षेत्र में। पहला क्षेत्र की रोजगार के मामले में अभी तक ऊपर चल रहा है। प्रत्यक्ष देख सकते हैं, हम आगे पढ़ें। अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की प्रतिशत हिस्सेदारी को, आलेख 2 है जो ये वाला आलेख की बात कर रहे हैं, इसमें क्या दे रखा है, रोजगार, और इधर ईयर दे रखे हैं। तो कहाँ नियोजित है ये पढ़ रहेंगे। हमने देखा कि कहाँ भी रोजगार के मामले में पहला सेक्टर ही आगे है। तो 40 सालों की अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार इधर से हुआ ये। और यहाँ से भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि सकल घरेलू उत्पाद में हमने देखा है में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। ये हमने ऊपर देखा था
आलेख 2 सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी है। तो ये चीज ये दिखा रहा है कि कौन से क्षेत्र की यहाँ 40% हिस्सेदारी 1973 में सकल घरेलू उत्पाद में किसकी थी, हमारे कृषि प्राथमिक की, और 10% किसकी थी, इसकी उद्योगों की, और 50 हो गया जी, 50% उसकी थी सेवा क्षेत्र की। 1973-74 में हमारे सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जो ये सेवाएं पैदा करता है तीसरा सेक्टर, उसका जो मूल्य, उनका मूल्य 50% था। जितना भी हमारी लोकल पूरी हमारे देश में इन तीनों क्षेत्र को द्वारा जो वस्तुएं या सेवाएं पैदा की जाती है, उनका जो कुल मूल्य होता है उसको हम जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो 40% घरेलू उत्पाद में जो हिस्सेदारी कौन डाल रहा था, कृषि क्षेत्र। उद्योग सबसे कम डाल रहा था 10%, और 1973-74 में, और सेवा क्षेत्र को ज्यादा डाल रहा था। लेकिन 40 सालों बाद 13-14 में जाके उसके जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र की 10% रहेगी, और इसकी थोड़ी बड़ी है 20% होगी, और उसकी तो ज्यादा ही होगी, इसकी 70% हिस्सेदारी होगी। मतलब उद्योग और कृषि मिलके 30% ही जीडीपी में हिस्सेदारी करते हैं अब 2013-14 के हिसाब से, और 70%, जबकि रोजगार अभी भी यही दे रहे हैं। रोजगार के मामले में यही प्राथमिक सेक्टर ही आगे है, लेकिन जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो सेवा सेक्टर की ज्यादा है। फिर भी रोजगार में ऐसा है परिवर्तन नहीं हुआ। सकल घरेलू उत्पाद में हुआ फर्क पड़ा कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अब कौन दे रहा, पहले कृषि क्षेत्र वो दे रहा था, पहले भी ज्यादा सेवा क्षेत्र की दे रहा था रोजगार उसमें सकल घरेलू उत्पाद में, अब भी सकल घरेलू उत्पाद में और ज्यादा हिस्सेदारी देने लग गया तीसरा सेक्टर। लेकिन रोजगार के मामले में प्राथमिक सेक्टर ही सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है अब भी, और पहले 30-40 साल पहले भी। तो इसका कारण यही है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जीडीपी में तो ज्यादा हिस्सेदारी दे रहा है तृतीय क्षेत्र, लेकिन रोजगार लोगों को कम दे रहा है। इसका मतलब द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम पैदा हुए हैं। फिर भी रोजगार में आलेख 3, ये आलेख 3 है। वर्ष 1977-78 एवं 2017-18 और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाया था। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि रोजगार देने में प्राथमिक क्षेत्र आज भी बड़ा है और पहले भी बड़ा था। ये हो गया, हमने पढ़ लिया कि कौन ज्यादा रोजगार दे रहा है। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में 3 गुना की वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हुए। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। मतलब उद्योगों में जो वस्तुएं पैदा होने लगी हैं वो तो 3 गुना ज्यादा होने लगे पहले से, 40 साल पहले से, लेकिन उतना रोजगार नहीं बढ़ा, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में तो 3 गुना ही उत्पादन में वृद्धि है, 3 गुना ही रोजगार में, लेकिन सेवा क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि 14 गुना हो गई, लेकिन रोजगार में मतलब सेवा सेक्टर में उत्पादन ज्यादा हो रहा है लेकिन रोजगार ये लोगों को कम दे रहा है। जो औद्योगिक क्षेत्र है उतना ही उत्पादन दे रहा है, उतना ही हो रहा है, रोजगार दे रहा है। लेकिन जो हमारा कृषि क्षेत्र का वो इन दोनों से ज्यादा रोजगार दे रहा है, चाहे वो जीडीपी में कम हिस्सेदारी, कृषि क्षेत्र की जीडीपी में कम हिस्सेदारी है लेकिन रोजगार ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब वहां पर जो लोग काम करते हैं उनको कम मिलता होगा, पैसा कम मिलता होगा प्राथमिक क्षेत्र में। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। हमने देख लिया कि प्राथमिक क्षेत्र जीडीपी में भी कम हिस्सेदारी दे रहा है लेकिन लोगों को रोजगार ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए कामों को कम पैसा मिलता है। खेती जैसे जहाँ मत्स्य पालन वगैरह के जो लोग करते हैं उसमें उनको कम
पैसा मिल रहा है। पर नामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मतलब हमारे 50% से ज्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में काफी बड़ा हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। मतलब कई बातें निकल के आ रही हैं। हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है वो ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है, लेकिन हमारी सकल घरेलू उत्पाद में कम हिस्सेदारी पा रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं वो जितनी उनकी योग्यता है उससे कम उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों द्वितीयक और तृतीयक सकल घरेलू उत्पाद में तो हिस्सेदारी ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन लोगों को रोजगार कम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र में लगे हुए जो लोग हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा हिस्से कर रहे हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कम जीडीपी कम दे रहा है, जीडीपी में हिस्सेदारी कम, रोजगार ज्यादा। तो इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए लोग अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। इसका दूसरा, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जीडीपी में ज्यादा हिस्सेदारी दे रहा है लेकिन लोगों को रोजगार कम दे रहा है। तो इसका मतलब वहां पर लगे हुए लोग अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। एक छोटा किसान, क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि से क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। तो आपको अल्प बेरोजगारी का भी अर्थ पता चल गया होगा। क्या मतलब, अगर कृषि में लगे हुए जो लोग अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं तो इसका मतलब कृषि क्षेत्र में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, ज्यादा उतने लोगों की जरूरत नहीं है जितने वहां लगे हुए हैं। अगर वहां से कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो भी वहां कृषि में जितना उत्पादन हो रहा है उतना उत्पादन होता रहेगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। ये अल्प बेरोजगारी वाला पॉइंट निकल के आया है कि कृषि में क्या है, अल्प बेरोजगारी है। मतलब जो बंदा काम कर रहा है वो उतना अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है, ज्यादा देर वो फ्री रहता होगा। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण दे लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपज जाती है। उसके परिवार के, देखो, एक छोटा लक्ष्मी नाम की एक छोटी किसान है जिसके पास ऐसी 2 हेक्टेयर भूमि है जिसके ऊपर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश आ जाती है तो वो अपनी फसल उगा लेती है, नहीं वो फसल उगा नहीं पाती। और वो किस चीज की फसल उगाती है, ज्वार और अरहर की फसल उगाती है। लक्ष्मी छोटी किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है, लेकिन उसमें मतलब अगर वो अपने आप से उसमें सिंचाई करना चाहे, पौधों को पानी देना चाहे, असिंचित भूमि उसके पास नहीं कर सकती। अरहर और ज्वार की फसल वो करती है और वर्षा पर निर्भर है वो। इस लक्ष्मी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्षा पर काम करते हैं, उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। मतलब उसके जो 5 फैमिली, लक्ष्मी की फैमिली के 5 मेंबर अपने जो घर के खेत हैं 2 हेक्टेयर भूमि उसी पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो अपने खेतों में ही काम करते हैं, क्योंकि बाहर उन्हें रोजगार नहीं मिलता। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है। हमने देखा है कृषि की मतलब लक्ष्मी के सारी फैमिली मेंबर काम कर रहे हैं, कोई भी बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं। मतलब तीनों जो 5 मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, 5 बांट कर काम करते हैं। श्रम विभाजित है, उनका श्रम प्रयास जो वो मजदूरी मेहनत करते हैं वो विभाजित है 5 में। और प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है लेकिन उसको पूरा दिन का काम नहीं मिलता। अगर वो पूरा दिन काम करना चाहे, आपने देखा ही होगा खेतों में पूरे दिन लोग काम नहीं करते, तो उनको पूर्ण रोजगार नहीं मिला हुआ। कि पूर्ण रोजगार का मतलब पूरा दिन जितने घंटे लोग, जैसे 8 घंटे काम करने चाहिए तो 8 घंटे उनको काम मिल रहा। जितना भी काम होता है इतना मिल बांट के, चाहे 1 घंटे में चाहे 2 घंटे ना हो जाए वो कर लेते हैं।
परंतु किसी को पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। ये अल्प बेरोजगारी की स्थिति है जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। मतलब कि वो कुछ अल्प बेरोजगारी का मतलब है तो 5 लोग काम करते हैं लेकिन जितने घंटे उनको दिन में काम करना चाहिए उतने घंटे उनको काम नहीं होता उनके पास, तो इसलिए वो अल्प बेरोजगार हैं। लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अगर उनको और काम मिल जाए उसके अलावा भी तो वो भी काम कर सकते हैं और उनको ज्यादा कमाई हो सकती है। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों आ सकता है, अल्प बेरोजगारी को ही छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि देखने को तो वो सारे लगता है कि काम कर रहे हैं लेकिन काम उतना नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए, तो इसलिए वो छिपे हुए बेरोजगार है। क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं। और से अलग है खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। दोबारा पढ़ देखते हैं इसको। अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई भी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी क्योंकि ये उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हैं। पास कोई रोजगार नहीं है। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं क्योंकि ये उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। मतलब अल्प बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी उससे अलग है, उन लोगों से अलग है जो बेकार, एक तो होते हैं कि बिल्कुल ही फ्री रहते हैं, लेकिन जो छुपे हुए बेरोजगार है वो है तो वो भी बेरोजगार मतलब कम बेरोजगार है, उनको थोड़ा बहुत काम मिला हुआ है। अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी उस बेरोजगारी से बिल्कुल अलग है जो लोग बिल्कुल ही काम नहीं करते, खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रश्न एक तो होते हैं खुले बिल्कुल भी बेरोजगार होते हैं। तो जो जो कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी को छुपी बेरोजगारी होती है उसे प्रश्न कई नाम है। ये प्रश्न बेरोजगारी याद रखना आप लोग, क्वेश्चन 1 वर्ड में आ सकता है। अल्प बेरोजगारी, प्रश्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ये सब एक ही के नाम है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब वो मान रहे हैं कि लक्ष्मी के घर में 5 व्यक्ति हैं, तो आपको ही पता उनको दिन में जितने 8 घंटे काम करना, तो 8 घंटे काम नहीं मिलता, थोड़ी देर का काम होता है, मिल बांट के कर लेते हैं। तो आप मान लेते हैं कि अगर लक्ष्मी के घर के सदस्यों में से एक एक भूमि का स्वामी है सुखराम जो खेती करता है, अगर वो अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को ले जाता है काम भाड़े पर, तो अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय भी होती है। तो क्या होगा अगर वो तो मतलब अगर वहाँ लक्ष्मी की फैमिली से 1-2 मेंबर कहीं और भी काम करने के लिए तब भी उनके खेतों का काम तो जो बाकी बचे हुए वो कर लेंगे, क्योंकि 5 जब होते हैं तो वो अपना काम मिल बांट के कर लेते हैं और जल्दी फ्री हो जाते हैं। अगर वो जो 2-3 व्यक्ति और कहीं काम करेंगे तो जो 3 बंदे घर के बचे हुए होंगे तो उनको और ज्यादा काम मिलने लग जाएगा, तो उनको एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है बाहर जाके। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी का 2 हेक्टेयर का खेत है, वहां पर 5 लोगों की जरूरत नहीं है। अगर उनमें से कुछ व्यक्ति बाहर भी जाके काम कर लें तो उनको ज्यादा इनकम हो सकती है। अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार को कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। ये आपको बताया कि अल्प बेरोजगारी क्या है। खेतों में लोग अपने आप को रोजगार समझे कि वो उनके पास काम है, लेकिन असल में वो क्या होते हैं, बेरोजगार। अगर वो समझदार हों तो
उनमें से कुछ लोग कहीं कारखाने में या किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी काम कर सकते हैं, और कुछ लोग उनके खेतों में, कुछ लोग मतलब पांचों में से तीन घर के खेत में काम कर लेते, दो बाहर भी काम कर लें तो भी उनका खेत का भी काम होता रहेगा। तो और बाहर से जो दो व्यक्ति बाहर जाएंगे वो उनकी एक्स्ट्रा कमाई शुरू हो जाएगी। तो लेकिन जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको इतनी समय नहीं है। लेकिन अब टाइम बदल रहा है, थोड़ा बहुत लोगों में ये बदलाव आया है। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान है। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दे तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे देश में लक्ष्मी जैसे लाखों किसान हैं। अगर हमारी सरकार या कोई और संस्था इस तरफ ध्यान दे और उनको समझाए कि तुम्हारे में से कुछ लोग अगर कहीं और भी काम कर लेंगे तो भी तुम्हारे खेती का जो कृषि का काम है वो होता रहेगा, तो इससे मतलब उन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ेगा, उनको इनकम भी बढ़ेगी और हमारे देश के लोगों की इनकम में सुधार आ सकता है। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान है। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि, हमारी सरकार ये काम करे कि कृषि में लगे हुए जो वो लोग जिनको पूरी तरीके से काम नहीं मिलता, अभी थोड़े घंटे काम करते हैं, उनको हटाकर कहीं और रोजगार दे दे तो कृषि उत्पादन है जो वो तो उतना होते, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार को कुछ आय में वृद्धि हुई। लेकिन जो लोग ऐसे थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं तो उनका भला हो जाए। कृषि उत्पादन हम कृषि करने वाले लोगों में से कुछ लोगों को हटाकर अगर कहीं और रोजगार दे दिया जाए तो हमारा कृषि का उत्पादन है वो उतना ही होता रहेगा। उल्टा जो लोग पहले कृषि ज्यादा लगे हुए थे उनको कहीं और लगाने से उनके परिवारों को राहत मिलेगी, ज्यादा उनकी इनकम बढ़ जाएगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक है जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य और रोजगार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कृषि क्षेत्र में ही अल्प बेरोजगारी है। शहरों में सेवा क्षेत्र में लगे हुए वो क्षेत्र के जिनको रोज काम नहीं मिलता, मतलब कभी मिल गया कभी नहीं मिला, जैसे आपको पता प्लम्बर वगैरह हैं जो हमारी पाइपों वगैरह को सही करने आते हैं, पेंटर है, पेंटर को जब कोई दिवाली वगैरह होती है तब काम मिलता है, कभी मिल गया कभी नहीं मिला। और टीवी, हमारे घर में जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसकी मरम्मत करने वाले जो लोग होते हैं उनको हमेशा काम नहीं मिलता, कभी 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 मिल जाता है, कभी तो बहुत ज्यादा मिल जाता है, कभी मिलता नहीं है। तो ये भी इनके पास भी अल्प बेरोजगारी और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं, उनमें से कोई कई रोजाना काम नहीं पाते। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए, जो ठेला खींच कर भी वस्तुएं बेचते हैं ना, जैसे सब्जी बेचे, फ्रूट बेचे, कुछ भी बेचते हैं जो रेडी पर, जिन मतलब जो अपना काम करते हैं, तो उनको भी किसी दिन तो बहुत अच्छी हो जाती है इनकम, कभी नहीं होती। कृषि क्षेत्र में तो होती ही है बेरोजगारी, लेकिन सेवा क्षेत्र में भी ऐसे हैं लोग श्रमिक जिनको रोज काम नहीं मिलता। यहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। तो हमने तीनों क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद देखा, हमने इनमें रोजगार देखा, कौन सा जो क्षेत्र का है वो कितनी हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में पा रहा है। हमने देखा है कि सकल घरेलू उत्पाद में तो सेवा क्षेत्र का और औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा हिस्सेदारी पा रहे हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र कम दे रहा है। लेकिन रोजगार के मामले में रोजगार कृषि क्षेत्र को ज्यादा दे रहा है और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र रोजगार नहीं दे रही। इसका मतलब है कि जो लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। अगर उनमें से कुछ लोगों को हटाकर किसी कहीं और काम दे दिया जाए तो भी हमारी कृषि के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उतना ही होता रहेगा। लेकिन द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में क्या है, वो सकल घरेलू उत्पाद में ज्यादा हिस्सेदारी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ काम रोजगार कम लोगों को मिल रहा है, मतलब वो अपनी अपनी जो क्षमता है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी जैसे कृषि में पाई जाती है ऐसे सेवा क्षेत्र में भी पाई जाती है। वो लोग जो अपने मतलब रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग, प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य करने वाले लोग, ये भी है, इनको भी कभी काम मिलता है और कभी काम नहीं मिलता।
तो आज मैं ये वाली ये वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। अगला जो पार्ट है मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी।